धन्यवाद। और सेना की कमान संभालने के बाद पहली बार आप अपने पहले दौरे पर कश्मीर जा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले एक साल में कश्मीर में काफ़ी मुश्किल हालात रहे हैं। क्या टास्क होगी आपकी कश्मीर को लेकर? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, कश्मीर का जो मुद्दा है वो इस वक्त आतंकवाद का मुद्दा है। वहाँ पर जैसे कि आपने देखा 2016 में जो लेटर हाफ ऑफ 2016 था, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी का कारण क्या है ये सब आप लोग जानते हैं। हमारा मकसद ये है कि वहाँ पर जितनी जल्दी हो सके अमन शांति वापस आए। इस वक्त मैं ये कहूँगा कि अमन शांति तो है, लेकिन हमें इसे कायम रखनी है। मेरा वहाँ जाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे जो सैनिक हैं, जो जगह जगह इलाकों में तैनात हैं, कुछ सीमा के ऊपर तैनात हैं, कुछ अंदर के इलाकों में तैनात हैं, उनका सिर्फ हौसला बढ़ाना है। वो अपनी कार्रवाई बड़े ही दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, बड़ा जोश और उनका हौसला बुलंद है। मैं सिर्फ उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से अपनी कार्रवाई करी है, इसी तरीके से अपनी कार्रवाई करते रहें और वहाँ पर वहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, उनको सही तरीके से देखभाल करें और वहाँ पर अमन शांति बहाल कायम रखने में वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस फोर्सेस हैं, उनकी सहायता करते रहें। जनरल साहब, कल जब आप साउथ ब्लॉक के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से नए साल के पहले दिन सीज फायर वायलेशन की घटना हुई है। आपने कल भी एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हम शांति चाहते हैं सरहद पर, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। देखिए, सरहद पे जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, इनके कारण हैं कि हमारे जो जवान जो सरहद पर तैनात हैं, उनको अगर कोई हरकत दिखाई पड़ती है बाहर से, जैसे कि उनको यकीन होता है कि वहाँ से कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर हम जरूर कार्रवाई करते हैं। तो ये जो सीज फायर वायलेशन जो इस वक्त हो रहे हैं, वो सिर्फ उस सरहद के पार से जो घुसपैठ हो रहा है उसको नाकाम करने के लिए सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं। तो हमारी तरफ से जो फायरिंग होती है उसका कभी कभी जवाब पाकिस्तानी पोस्ट से आता है, क्योंकि या तो उनको लगता है कि हमने फायरिंग उनकी तरफ की है। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद ये है कि जिस तरह का सीज फायर चल रहा है उसको हम चलने दें और आतंकवादियों के जो इरादे हैं सीमा पार से घुसपैठ करने के, उसको पूरी तरह से नाकाम करें। एक नया ट्रेंड हमने देखा कश्मीर में पिछले साल भर या 6 महीने की हम बात करें, खासतौर से सुरक्षा बलों को टारगेट करने की कोशिश रही आतंकियों की, चाहे उरी का हमला हो, उसके बाद नगरोटा का हमला हो। उसको काउंटर करने के लिए आप कोई रणनीति पर आप की बात करेंगे? कैसे काउंटर किया जाएगा इस तरह के हमलों को? देखिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, ये जो आतंकी संगठन हैं, ये बड़े सोच विचार के साथ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इनको कई जगह से बैकिंग मिलती है, इनको फाइनेंस मिलता है, इनके पास हथियार आते हैं। तो ये लोग जो अपनी कार्रवाई है बदलते रूप से करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अमेरिका में ट्विन टावर्स के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद दूसरे तरीके के हमले हुए हैं। हाल ही में आपने देखा कि आजकल बस को चलाकर, जहां पर बहुत सारी जनता मौजूद होती है, उसके ऊपर बस चला दी जाती है। इस तरह की भी कार्रवाई हुई है। हमारे ऊपर भी हमने देखा है कि पहले उरी में हमला हुआ, उससे पहले पठानकोट के एयरफेस बेस में हुआ था, उसके बाद नगरोटा हमला हुआ है। तो इस तरह के हमले जो हमारे बेसिस के ऊपर हो रहे हैं, उसके लिए हमने अपनी पूरी जो सिचुएशन है उसका रिव्यू किया है, किस तरीके से अपने बेसिस को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन मैं अपने जवानों को ये भी सतर्क करना चाहूँगा कि सिर्फ ये ना सोचें कि अब हमारे जितने भी हमले होंगे आतंकियों के, वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे ही होंगे, क्योंकि जो आतंकी हैं वो अपना तौर तरीका बदल सकते हैं। इसलिए हमको जो है आतंकी से आगे रहना है। हमें अब ये विचार करना है कि अब आगे आतंकी क्या कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ इसी चीज़ पे फिक्सेटेड रहे या यही सोच विचार की धारा रखते चलते रहे कि हमारे बेसिस पे ही हमला होगा और सिर्फ अपनी बेसिस पे ही अगर सावधानी बरतेंगे, तो हो सकता है आतंकी कोई और चाल चल दे। तो हमारे को इसके आगे सोच विचार करना है और यही हमारा मकसद है कि जो हमारे वहाँ पे कमांडर्स हैं उनके साथ सलाह मशवरा करें और आगे की रणनीति बनाएं, ताकि जो आतंकी के जो आगे के जो उनकी कार्रवाई होने वाली है उसको हम नाकाम होने में सफल हों। आपको लगता है कि जो उरी का हमला रहा, उसके बाद नगरोटा, उसमें कहीं सुरक्षा में चूक की बात भी अभी, हालांकि जांच एनआईए पूरे मामलों की कर रही है, उस पर कोई सबक लिया आगे चीज़ों को लेकर?
देखिए, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर कोई आदमी फिदाइन करने निकलता है और अपनी जान को न्यौछावर करने जा रहा है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, हमारे पास तौर तरीके हैं जिस तरह से इसको नाकाम किया जा सकता है। मैं यही कहूँगा कि नगरोटा में जो हमला हुआ था उसको हम लोग शायद समय से पहले नाकामयाब कर सकते थे। हो सकता है इनको टेररिस्ट को नाकाम करने में कुछ समय ज़्यादा लगा, लेकिन जहाँ तक हो सका सारे जो टेररिस्ट या जितने भी आतंकी आए थे उनको नष्ट किया गया। यह है कि सिर्फ थोड़ी समय की देरी हो सकती है, बाकी मैं कोई खामी नहीं समझता इसमें। इस वक्त मैं खामी नहीं समझता। बाकी जो हमारी इंक्वायरी चल रही है उसके बाद जो इंक्वायरी का जो नतीजा आएगा उसको देख के हम देखेंगे कि क्या कोई खामियां हुई हैं, और अगर कुछ खामियां हुई हैं तो हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। जनरल साहब, आपने जैसे कहा कि आतंकी नए रणनीति, नए तरीकों से हम लोग अंजाम देने की फिराक में हैं, कोशिश लगातार कर रहे हैं सीमा पार से, तो उनके जवाब में क्या हम ये इस बात के लिए भी हालांकि अपने खुद संकेत दिए हैं कि मौका पड़ेगा ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, तो और हम भविष्य में जिस तरह का ऑपरेशन हमने सर्जिकल स्ट्राइक पीयूके में देखा, उस तरह के ऑपरेशन जरूरत पड़ने पर किए जा सकते हैं? देखिए, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक्स का जो सवाल है वो सिर्फ ये था कि सरहद पार जाके जो आतंकी के जो बेसिस हैं उनको हमला करना था और वहाँ पे जो आतंकी मौजूद हैं उनको नष्ट करना था। इसके कई तरीके हैं, ये तो हमने सिर्फ एक तरीका अपनाया है। इससे पहले भी काफ़ी विचार विमर्श हुआ था कि किस तरीके से हम कार्रवाई को करें, लेकिन हमने उस वक्त सोचा कि ये सही कार्रवाई है, लेकिन हमारे पास अन्य तौर तरीके भी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार सर्जिकल स्ट्राइक ही की जाएगी। अब स्ट्राइक को आप कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन उसको करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। वो मैं इस वक्त आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जितना हम अपने आतंकियों को गैसवर्क में डाल के रखें उतना ये अच्छा रहेगा। सर, कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। पाकिस्तान में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, खासतौर से पिछले 1 साल में राहल शरीफ का जो कार्यकाल रहा है, उसके बाद अब जो नए सेना प्रमुख आए हैं, आपको लगता है कोई बदलाव होगा? हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमने सरहद पर एक तरह की शांति भी देखी है। देखिए, राहल शरीफ जो है पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं। अभी वो किस तरह की आगे कार्रवाई करेंगे, उनको अपना ये कार्यकाल संभाले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमको शायद इसके लिए कुछ समय और लगेगा, इसलिए इस वक्त अगर मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं तो वो शायद उचित नहीं होगी। जैसा कश्मीर से कुछ और मुद्दों पर हम बात करते हैं, आपको जिस तरह जब सेना प्रमुख बनाया गया, एक सवाल, हालांकि अब उस पर काफ़ी हद तक बात साफ हो गई है। 2 जो वरिष्ठ आपके जनरल थे उनको उनकी जगह आपको बनाया गया। आपको लगता है कि अब ये जो अध्याय है, क्योंकि उनके जो सीनियर मोस्ट ईस्टर्न आर्मी कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल परवीन बख्शी, उनकी तरफ से कहा गया कि आपको पूरा सहयोग करेंगे, तो आपको लगता है कि ये जो एक अध्याय है ये खत्म होगा और अब आगे मिलकर दोनों जो वरिष्ठ जनरल हैं आपके साथ काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बड़े ही सहनशीलता के साथ आपको कहना चाहता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं स्वीकार करता हूं। मुझे यकीन है कि मुझे किस किस चीज़ पर ध्यान देना होगा। कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं जो सरकार ने दी हैं, जो कि हर सेनाध्यक्ष को दी जाती हैं, और उसके लिए पूरी जो फोर्स है वो सहमति से काम करती है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरी जिम्मेदारी मेरे अफसरों की तरफ, मेरे सरदार साहिबान की तरफ, नॉन कमीशन सरदार जो होते हैं और जो अदर रैंक्स होते हैं, उनके परिवार, हमारे जो वेटरन्स हैं, हमारी जो वीर नारी हैं, अन्य विडोज़ हैं, साथ में हमारे साथ जो सिविलियंस काम करते हैं, उनके तमाम परिवार जो होते हैं, उन सब के तरफ भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। तो मैं अपना जो कर्तव्य पालन है वो दोनों को मद्देनजर रखते हुए करूँगा कि सरकार की तरफ से मुझे कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और मेरी नीचे जो मेरी कमान है उनकी तरफ भी कुछ जिम्मेदारी है। दोनों का मैं सही तरीके से पालन करूँगा। जहाँ तक 2 अफसरों का सवाल है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों अफसरों के साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है पहले भी, और अभी उन्होंने जो अपना सपोर्ट दिया है। मैं एज आर्मी चीफ बिपिन रावत सिर्फ एक इंडिविजुअल हूँ। मैं जो हूँ इस सेना का सेनाध्यक्ष बनाया गया हूँ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। जो वो सपोर्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं,
और मेरी तरफ से, उनकी तरफ से जो वक्तव्य आया है वो इसीलिए आया है कि हम लोग इस आर्मी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका जो मकसद है वो हमारी सेना को ताकतवर बनाना है और इसमें कोई फूट ना आने दे, उसी मकसद से वो लोग काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि वो इस कार्रवाई में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। आपने ये भी कहा कि सबको साथ लेकर चलने की बात है। ये कहीं ना कहीं कहा गया कि जो आर्मर्ड के लोग हैं या इन्फेंट्री और अलग अलग यूनिट में एक तरह, तो आप एक संदेश देना चाहेंगे कि आपका मकसद होगा कि सब कोई पूरी सेना एकजुट होकर आगे। देखिए, जहाँ तक हमारी सेना का सवाल है, हमारी सेना में तरह तरह की टुकड़ियाँ होती हैं जिसको हम आर्म्स और सर्विस कहते हैं। हमारी सेना में जितने भी जवान हैं, प्रत्येक जवान का एक महत्व होता है, क्योंकि वो हर एक अपनी कार्रवाई करता है, अपनी क्षमता के खिलाफ कार्रवाई करता है। जवान अपनी क्षमता के खिलाफ, सरदार साहिबान अपनी क्षमता के खिलाफ, अफसर्स अपनी क्षमता के खिलाफ, और जो सीनियर कमांडर होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी और आती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जवान में चाहे आप किसी भी टुकड़ी के हिस्से ना हो, हिस्से क्यों ना हो, आपका जो महत्व है वो बराबरी का है, आपकी जिम्मेवारी के हिसाब से। इसलिए मेरा यही कहना है कि चाहे जवान कहीं भी हो, किसी हिस्से में भी हो, मैं उन्हें बराबरी की तरफ से देखता हूँ। साहब, एक सवाल चीन से जुड़ा कि क्योंकि पाकिस्तान के बाद जो हमारा बड़ा पड़ोसी है चीन, जिसके साथ सरहद को लेकर हम अरुणाचल में विवाद देखते हैं, लेह लद्दाख में विवाद देखते हैं, उनके साथ कैसे आप सेना प्रमुख के तौर पर सीमा विवाद को सुलझाने की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे? हाँ, चीन के साथ जो है इस वक्त हमारा सीमाओं पर विवाद है, लेकिन उस सब को अलग छोड़ते हुए हम लोग आगे सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे जो जवान सरहद पे तैनात हैं, उनका आपस में चीनी जवानों के साथ बहुत अच्छा मेलजोल है। हमारे जो कमांडर हैं सरहद के ऊपर, उनका आपस में मेलजोल है। बल्कि कल ही 1 तारीख के दिन हम लोग ने 4 जगह पे बॉर्डर पर्सनल मीटिंग भी की है, जिसमें हमारे कमांडर और चीनी कमांडर और उनके जवान और हमारे जवान एकजुट होकर हमने कार्रवाई करी है, जिसमें कि हम एक दूसरे को अपनी जो कल्चरल नीतियां हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे तनाव पैदा करने की कोई अगर ऐसी कोई हरकत होती है, उसको हम मैं कहूँगा कि आपस में मिलजुल कर इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारा जो है इस वक्त चीन के साथ कन्फ्रंटेशन को अलग रखते हुए कोऑपरेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह के हमने पहले कुछ सालों में हालात देखे हैं कि कई दिन चीन की जो टुकड़ियां हैं वो एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं, एक इलाके में बैठ जाते हैं और फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको हटाना पड़ता है। उस तरह के हालात से निपटने की कोई तैयारी होगी आपकी? उसी का ये जो हमारा जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग का जो मकसद होता है वो यही होता है कि ऐसे हालात जो हैं उभरने ना पाए। हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई ऐसी हरकत होती है, हमारे जो ग्राउंड लेवल कमांडर्स हैं वो आपस में एकजुट होकर मिलजुल कर ऐसी स्थिति ना आने दें और जल्दी से जल्दी इसको उलझने ना दें ज़्यादा। जनरल साहब, एक सवाल सेना में साजो सामान को लेकर, खासतौर से हथियार को लेकर, अभी हाल में डीएसी की बैठक में भी स्पेशल फोर्स के जवानों के लिए जो हथियार है उसको रक्षा मंत्री ने अनुमति दी है। आपका फोकस रहेगा कि जो हमारे जवान हैं खासतौर से, चाहे उनकी पर्सनल वेपन्स हो, बाकी साजो सामान हो, उसकी कहीं कोई कमी ना रहे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें चाहे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी इस सवाल को उठाती हो। देखिए, हमारी जो सेना है दुनिया की अव्वल सेनाओं में मानी जाती है और हर एक सेना का मकसद ये रहता है कि समय समय पर अपने जो हथियार हैं, अपना जो इक्विपमेंट है, अपना जो एमुनिशन है, उसमें तकनीक के हिसाब से उसमें बदलाव करते रहें, जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो हम भी उस तरफ बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि अब जो है, जो हमारे पास पुराने जो हथियार थे, इनका मॉडर्नाइजेशन करने का समय आ गया है, चाहे वो इन्फेंट्री के हथियार हों, स्पेशल फोर्सेस के हथियार हों। इस तरह से मैकेनाइज्ड फोर्सेस में भी हमारे पास जो पुराने टैंक हैं उनमें भी हमने अपग्रेड्स करने हैं और नए किस्म के टैंक अपनी फौज में इंडक्ट करने हैं। ये इसी तरह से हमारे साथ जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होती है, जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस आर्मर्ड के साथ काम करती है, हमारी एयर डिफेंस है, हमारे पास एविएशन आर्म है, आर्टिलरी है, इन सब की ओर हमारा ध्यान जा रहा है और हम मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमारे को सरकार से काफ़ी मदद मिल रही है
और जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश ये हो रही है कि जो हमारी भारत में जो इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, इनके सहयोग के साथ हम लोग खुद। सवाल आपसे, आपके परिवार से जुड़ा हुआ। हमने मैडम ने का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि आप परिवार को समय नहीं देते हैं, आपने काफ़ी समय फील्ड में, तो अब सेना प्रमुख बनने के बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेंगी, तो परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल में जब हम लोग ये चुनौती लेते हैं कि फौज में भर्ती होंगे, तो शायद ये तो उस समय ध्यान में रहता है कि इसमें परिवार से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड एरिया की पोस्टिंग तो सभी को करनी पड़ती है। और जिस तरह से मैं भी फील्ड एरिया में रहा हूँ, तो जो परिवार का देखभाल है उसका जिम्मा जो है वो हमारी धर्मपत्नियों पर ही पड़ता है। लेकिन इसके लिए हमारे यहाँ जो है एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि धर्मपत्नियाँ ही चलाती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो कुछ हद तक उनसे मेहनत मिलती है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि परिवार की ओर मेरा ध्यान थोड़ा कम रहा है मेरी फील्ड एरिया पोस्टिंग्स के कारण। लेकिन अब जब मैं सेनाध्यक्ष बन गया हूँ, कम से कम हम एक साथ रहेंगे, लेकिन इसमें भी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ज़्यादा समय परिवार की तरफ दे सकूँगा, क्योंकि इस वक्त आर्मी में टास्क बहुत हैं, कई मुद्दे हैं जिन पर कार्रवाई करनी है, तो मेरे ख्याल में उसमें ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन फिर मेरी जो धर्मपत्नी है, मुझे लगता है उनको भी परिवार संभालने की आदत पड़ गई है, और उसका श्रेय मैं उनको ही देता हूँ।